भगवान, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। नमस्ते, टेक योर सीट। थैंक यू। आप ललित? जी। ललित हिंदी में सहज और एकदम सहज है? हिंदी? हाँ, हिंदी में। हिंदी ही आपने चुना है अपना माध्यम? जी सर। ठीक है ललित, आपने शायद महसूस किया होगा कि हम कोविड को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और तमाम सुरक्षा मानकों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि आपकी कुर्सी को पर्याप्त दूरी पर लगाया गया है और कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति से आप पर्याप्त दूरी पर हैं। इससे आप सुरक्षित महसूस करेंगे, बाकी लोग भी सुरक्षित महसूस करेंगे। और इसका एक लाभ ये भी है कि ऐसे में आप सहज होने के लिए मास्क उतार भी सकते हैं, क्योंकि मास्क जो है उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी है। तो आप उतारना चाहेंगे? जी सर। उतार लीजिए प्लीज़, पूरी तरह से उतार लीजिए। कंफर्टेबल हैं? आपको स्वयं तो किसी किस्म के कोई लक्षण नहीं है? नहीं सर। ठीक है ललित, तो बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि बिना अपने नाम को दोहराए हुए, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने समुदाय, अपनी पहचान को जाहिर किए बिना अपना परिचय दीजिए। सर, मैं वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बलरामपुर में संस्कृत पद पे हूँ, और इसके साथ साथ मैं तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की। मेरी रुचि वृद्धों से बातचीत करनी है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑलरेडी? जी सर। कब से हैं? सर 2016 से। 5 साल हो चुके हैं? जी सर। इसका मतलब आपने पीएचडी की होगी? जी सर। किस विषय में की? संस्कृत। क्या आपका रिसर्च टॉपिक था? चंपू काव्य का समीक्षात्मक अध्ययन। ललित, अगर आप पीएचडी हैं, 5 साल से आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो इसका मतलब है कि आपको पहली पदोन्नति या तो मिल गई होगी या आप उसके लिए आप एलिजिबल हो गए? अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस है, जिसका मतलब है कि आप पहले से ही लगभग 7000 की ग्रेड पे के समतुल्य पहुंच चुके हैं। हाँ सर, प्रमोशन में 7000 ग्रेड पे में हो जाएगा। और आप वापस 5400 की ग्रेड पे, वो भी अधिकतम हो सकता है 4800 या 4600 वाली नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। आपके आत्मविश्वास के ऐसे रसातल में होने का क्या कारण है? सर, निसंदेह उच्च शिक्षा में कार्य करना एक गौरवास्पद विषय है, और लेकिन सिविल सेवा में जाना मेरा एक ड्रीम था। कार्य की विविधता वहाँ है। नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ कोई नहीं आता। सर, मेरा प्रोविजन पीरियड पूरा होने की वजह से मुझे पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। यदि मैं किसी नीचे पद पे जाऊंगा तो पे प्रोटेक्शन मिलेगा, पे स्केल नहीं मिलेगा। हाँ, निसंदेह पे स्केल। लेकिन सर, जहाँ अपनी रुचि और अपनी क्षमता का संपूर्ण दोहन का विषय है, वहाँ पैसे से समझौता किया जा सकता है, क्योंकि मैं इसको देखिए, इसे देखकर तो सिर्फ एक ही वजह समझ में आती है कि आप बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। इसके अन्यथा एक संस्कृत का शिक्षक अपने ज्ञान का सबसे बेहतर इस्तेमाल जहाँ कर सकता है, संस्कृत का स्कॉलर, वहाँ आप ऑलरेडी हैं। आपको सरकार बहुत अच्छा वेतन दे रही है, आपको बहुत अच्छा सम्मान और प्रमोशन के एवेन्यूज़ दे रही है। ऐसे में बिना संदेहास्पद मंशा के कोई भी नीचे की तरफ तो नहीं आएगा। सर, निसंदेह उच्च शिक्षा में वेतन है और सुविधाएं हैं, लेकिन चूँकि सिविल सेवा में कार्य की विविधता है, वो एक बार मैं केंद्र सरकार के यूपीएससी के लिए इस वाले तर्क को स्वीकार कर लेता। राज्य सरकार में, जिसमें कि आप 20 साल नौकरी करने के बाद उस आईएएस के आसपास पहुंचेंगे, जिसके बराबर बल्कि उससे थोड़ी सी बेहतर स्थिति में आप ऑलरेडी हैं। सर, निसंदेह एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन मैं शुरू से मेरा ड्रीम रहा है और कार्य की विविधता ये तो संस्कृत और वर्णाश्रम के तहत आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी, आप उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। सर, अब जहाँ तक अपने कर्म का बात है, मैं वहाँ भी अच्छे से काम किया था। इसके अनुभवों का भी मैं सिविल सेवा के फील्ड में, यदि मेरा चयन होता है तो मैं उसका उपयोग करूँगा। और ज़्यादा चलिए देखते हैं, उस बारे में बातचीत कर लेते हैं। मुझे बताइए कि ये जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है, ये क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है? आप शोध पत्रों में इम्पैक्ट फैक्टर देखते हैं, आप तो यूजीसी से जुड़े हुए हैं, कैसे कैलकुलेट होता है? क्षमा चाहूँगा सर, इसके कैलकुलेशन स्कोपस क्या है? क्षमा चाहूँगा सर। यूजीसी केयर लिस्ट क्या है? यूजीसी केयर लिस्ट में उन जर्नल्स का नाम दिया है कि जहाँ कैसे तय होता है? उनकी गुणवत्ता के आधार पे उनका एक अपना मानक प्रणाली है। उसके आधार पे किनका? यूजीसी का, कि किस आधार पे जहाँ पे पब्लिश होने पे उच्च शिक्षा जगत में या शोध जगत में फ़ायदा हो, तो उनको एक लिस्ट के रूप में प्रतिबद्ध कर दिया है, उनको एक सूचीबद्ध। आप संस्कृत साहित्य आपका विषय है और संस्कृत साहित्य से आपने ये परीक्षा भी दी है। संस्कृत फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, उसके बारे पर यह आरोप लगाया जाता है कि पूजा पद्धति वगैरह के लिए ठीक है, धर्म वगैरह के लिए,
लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस व्यवहारिक तौर पर संस्कृत समाज में एक मृत भाषा है। ऐसा संस्कृत अकेली भाषा के साथ लैटिन के साथ भी है। जो क्लासिकल लैंग्वेजेस थी वो व्यवहार में एक आध को छोड़कर आमतौर पर मृत भाषाएं हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये मृत भाषा है, या आपको अभी भी आपको लगता है कि नहीं? सर, मैं निसंदेह इस बात से सहमत नहीं हूँ। मृत भाषा कहने पहले मैं मृतवाद को परिभाषित करना चाहूँगा कि किसी चीज़ को मृत तब कहा जा सकता है जब उसके बोलने वाले, उसके पाठक या संस्थाएं या उसके पठन पाठन क्रिया, ये या है या और है, तथा है या है, ये सब चीज़ें होंगी तब जीवित होगा, या इनमें से एक भी चीज़ रहेगी तब भी जीवित मानेगा? इनमें से एक भी चीज़ रहेगी तब भी जीवित माना जाएगा। जैसे व्यक्ति में स्पंदन होता है, यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है किसी भाषा को तो उससे मृत कैसे कह सकते हैं? तो अगर मान लीजिए कोई शव है, वो स्थान ग्रहण कर रहा है, सांस नहीं ले रहा, उसमें बाकी चीज़ें नहीं हो रही, स्थान ग्रहण कर रहा है, तो क्या उसे जीवित मान लेंगे? नहीं सर, यदि स्पंदन है तो वो जीवित माना जाएगा। तो स्पंदन एक कंडीशन हुई, बाकी और स्पंदन के स्वरूप भाषा के संदर्भ में संस्कृत में ऐसा क्या जीवित है इस समय? सर, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में संस्कृत विभाग हैं और भारत सरकार के कई स्लोगन संस्कृत में हैं। अभी भी एक धार्मिक क्रियाओं के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है तथा अनुसंधान का नित्य नवीन विषय के रूप में उभर रहा है। न केवल भारत स्तर पे बल्कि वैश्विक स्तर पे अनुसंधान किया जाए, और आज भी लैंग्वेज के जंक्शन के रूप में हमेशा माना जा रहा है। भाषा विज्ञान के दृष्टि से अन्य भाषाएं इस पे आधारित हैं तथा इसके आधार पे अन्य भाषाओं के व्याकरण काव्यशास्त्र आधारित हैं। यदि हम मराठी भाषा के काव्यशास्त्र को देखेंगे तो उसके अलंकार, काव्य, ध्वनि, रस संस्कृत साहित्य पे आधारित हैं। तो जो आधारित है तो इसका अध्ययन निरंतर बना हुआ है, तो इस आधार पे हम मृत नहीं कह सकते हैं। ठीक बात है। ठीक सर। ललित जी, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मुझे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभी क्या है उसके बारे में बताइए। जीडीपी कितना शेयर बढ़ाने की बात की गई है, या स्कूल एजुकेशन पर क्या कहा गया है? सर, नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कही। पहले कितना था? अभी तो 2.3 के आसपास है। अच्छा। नई शिक्षा नीति में शोध पे बल दिया गया है। कब तक करने की बात की गई है कि 6%? 2030 तक सर। अच्छा, आगे बताइए। नई शिक्षा नीति में क्या स्कूल एजुकेशन में 5334 की फार्मूला पे 5334 की फार्मूला जो 10+2 के फार्मूले पे था। दूसरी बार कक्षा 5 स्तर तक मातृभाषा। इसमें 5 के बाद जो 3 है उसमें क्या कहाँ से कहाँ तक है? 6 से 8 वर्षों के लिए। 5 के बाद जो 3 है, 5, 3 तीसरे 3 की बात कर रहे हैं। दूसरे 6 से 8 वर्षों के लिए। कैसे? फिर बाद वाला 3 कहाँ जाएगा? 5, 3, 4। क्षमा चाहूँगा सर। कोई बात नहीं। अच्छा, इसी में एक परख चर्चा में है, एक शब्द परख। सर, परख एक मूल्यांकन का फार्मूला है जिससे अब मूल्यांकन को नए स्वरूप में देखा जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? 17 मंडल। 17 की 18? जहाँ तक याद है सर 18 है। अच्छा ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सर, सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है और सबसे कम मथुरा में। क्या कारण है इसका? मथुरा में कम होने का कारण, गोरखपुर में अधिक होने का कारण? क्षमा। अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जो कृषि आंदोलन चल रहा है, इस संदर्भ में किसानों के, अगर हम एक शब्द का इस्तेमाल करें, भ्रम को दूर करने के लिए एक योजना चलाने की बात की है। कुछ पता है आपको उस योजना के बारे में? सर, योजना का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन कृषि आंदोलन के बारे में समझ रहे हैं ना? क्या मूल कारण है उसका? सर, कृषि आंदोलन का मूल कारण है कि एमएसपी के लेकर शंका है, एपीएमसी खत्म हो जाना है, इस वजह से। क्या ऐसा होने की बात की गई है? नहीं, ऐसा होने की बात नहीं की, क्योंकि कृषि मंडियों के अतिरिक्त भी व्यापार चालू होगा तो ऐसा एक समूह का मतलब है कि एपीएमसी मंडी कमजोर होगा तथा एमएसपी के अलावा भी खरीद हो सकती है। सरकार ने इस बात को नहीं कहा है कि एमएसपी पे ही खरीद होगी बाहर में। एपीएमसी का क्या फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर। चलिए सर। ललित जी, आप कुछ कंसेप्ट्स जो बता सकते हैं? साम्यवाद और समाजवाद, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? समाजवाद सबके समान बराबर की बात करता है तथा साम्यवाद मूलतः आर्थिक ही समानता के संदर्भ में उठा हुआ, मतलब वो सामाजिक विषमता को स्वीकार कर लेता है।
साम्यवाद में सामाजिक विषमता हो सकती है? नहीं, सामाजिक विषमता को दोनों नकारते हैं, लेकिन साम्यवाद का विचार का मूल केंद्र बिंदु आर्थिक समानता मुख्य ध्येय रहता है, लेकिन साम्यवाद में समाजवाद में आर्थिक सामाजिक दोनों को लक्ष्यीकृत करते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये बताइए कि मार्क्सवाद और माओवाद में क्या अंतर है? सुना है इसके बारे में? जी सर। मार्क्सवाद और माओवाद में फिर क्या डिफरेंस है? माओवाद हिंसा के प्रति झुका हुआ था, नकारात्मक विचारधारा है, था मार्क्सवाद आर्थिक समानता की बात करते हैं। आप श्योर हैं जो भी आपने अब तक बताया? जहाँ तक मुझे ज्ञात है सर। अच्छा, मतलब ये भी संभावना कि आपको ज्ञात ना हो? नहीं, मार्क्सवाद आर्थिक विचार को ज्ञात है आपको पूरी तरह से, श्योर हैं आप? जी सर। अच्छा, ये बताइए कि आप महाभियोग के बारे में जानते हैं? जी सर। किन किन पदों के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है? राष्ट्रपति जी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, स्थानीय न्यायाधीश। आपने पढ़ा है संविधान को? जी सर। उसमें किस अनुच्छेद में भारतीय न्यायाधीश को महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है, ये प्रावधान दिया गया है? सर सॉरी। किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रावधान दिया गया है? 61। महाभियोग की प्रक्रिया 61 में दी गई है कि महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है, ये 61 में लिखा हुआ है? महाभियोग की प्रक्रिया। तो किस अनुच्छेद में महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, इसकी व्याख्या की गई है या इस संदर्भ में बताया गया है? संभवतः 67। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, ये सब तो फैक्चुअल मामला है। तो थोड़ा सा हमको बस प्रोसीजर बता दीजिए कि अगर महाभियोग लगाना है राष्ट्रपति के विरुद्ध तो क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? यदि सर महाभियोग लगाना होगा तो दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना होगा। 2/3 बहुमत मतलब? उपस्थित सदस्यों का 2/3। उपस्थित सदस्यों का 2/3 कि सदन के कुल सदस्यों का 2/3? सदन के कुल सदस्यों का 2/3। श्योर होकर बताइए। जी सर। सदन के सदस्यों का 2/3 तथा राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना। एक सदन में अगर महाभियोग लगा है तथा उसकी स्वीकृति दूसरे सदन में होनी चाहिए। चलिए, अब इसी को बेस बनाते हैं। अभी अमेरिका में आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी लाया गया था प्रस्ताव, वहाँ क्या प्रक्रिया है? अमेरिका में आपने पढ़ा होगा ना न्यूज़पेपर में? जी, तो अमेरिका में 2 बार लाया गया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो अब चाहें या ना चाहें प्रक्रिया तो दे ही देते हैं न्यूज़पेपर में, तो पढ़ा ही होगा आपने? जी सर, लेकिन याद नहीं। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ थी, तैयारी के दौरान आपने इसको ध्यान ही नहीं दिया? याद नहीं सर, क्षमा चाहूँगा। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि भारत की पड़ोस प्रथम नीति किस एक देश के संदर्भ में निश्चित रूप से असफल ही रहेगी? पाकिस्तान। क्यों? मतलब आप इतने श्योर होकर कैसे कह सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ असफल ही रहेगी? असफल है कि रहेगी? रहेगी मैं पूछ रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पड़ोस क्या संभावनाएं आपको अभी दिखाई दे रही हैं कि अभी सर संभावनाएं बन रही हैं। संघर्ष विराम की स्थिति है तथा वार्ता के लिए पाकिस्तान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वहाँ के सैन्य समूह ने ऐसा तो हमेशा वो करते रहे हैं, तो कभी आज तक तो स्थिति ठीक नहीं हुई। अभी पाकिस्तान की घरेलू स्थिति ऐसी है कि वो भारत से मजबूरी में करेंगे दोस्ती। और कितने दिन चलेगी ऐसी मित्रता जो मजबूरी में होगी? अच्छा, बस अंतिम प्रश्न आपसे, ऐसा क्या वजह है कि मतलब आप ये मान के चलते हैं कि चीन से भी हम रिश्ते सुधार सकते हैं, किसी अन्य देश के साथ भी सुधार सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधार नहीं सकते, या उसमें बहुत बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं, शायद ही कभी सुधरे? नहीं सर, निसंदेह चुनौतियां हैं, लेकिन कोई कारण होगा ना इसके पीछे कि क्या वजह है? विश्वास बहाली नहीं हो पा रही है। क्यों? साझे सीमाएं संबद्ध हैं तो समस्याएं संबद्ध हैं। तो सीमाएं तो बांग्लादेश के साथ भी, नेपाल के साथ भी हैं, चीन और के साथ कश्मीर के मुद्दे पे लेके, और दोनों देशों में सियासी एक मूल कारण बताना हो जिससे लगता है कि भारत पाकिस्तान के संबंध शायद ही कभी सुधरे। संबंध सुधर सकते हैं, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं कहा जा सकता कि संबंध में सुधार नहीं होगा, लेकिन विश्वास बहाली न हो पाना ये मुख्य कारण के रूप में देखा जा सकता है। ओके, चलिए ललित, आपसे बातचीत तो बहुत अच्छे से हुई है। मुझे बताइए कि आपने तो चंपू काव्य पर काम किया है,
चंपू काव्य गद्य पद्यात्मक काव्य होता है। अगर हम माननीय प्रधानमंत्री के भाषणों को देखें तो आपके अंदर का शोधार्थी कितना सहमत है कि उनका जो भाषण होते हैं उसमें चंपू काव्य की प्रकृतियाँ की प्रवृत्ति देखने को मिलती है? सर, निसंदेह गद्य पद्य समृद्ध रचना को चंपू को एक मान्यता दी जाती है, लेकिन चंपू की मूल परिभाषा में है कि जहाँ पद्यों का उपयोग किया जाए वो गद्य से युक्त हो, तथा गद्य का जहाँ प्रयोग किया जाए वो पद्यों से संयुक्त हो। ऐसे बहुत सी रचनाएं होंगी जहाँ गद्य पद्य का सम्मिश्रण तो होगा, लेकिन वह चंपू की श्रेणी में नहीं संबंधित। इस प्रकृति के बाद तो माननीय प्रधानमंत्री के भाषण और भी ज़्यादा चंपू काव्य जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि वे हमेशा जिस प्रवाह के साथ गद्य का इस्तेमाल करते हैं उसमें लगातार पद्यात्मक शैली रहती है और उसमें सूत्रबद्धता दिखाई देती है। निसंदेह उनके भाषणों में पद्यों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन चंपू के मानक पे हम उनको नहीं खड़ा रख सकते, क्योंकि गद्य पद्यमयम श्रव्यम सबंधम बहुकाव्य वर्णितम रसई सिक्तम बहु अलंकार वर्णितम। जहाँ रस पेशल हो तथा अलंकार की बात हो वहाँ चंपू काव्य की परिभाषा। माननीय प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया और अब आपको उन्हें सलाह देनी है कि अपने काव्य में ये बदलाव करें ताकि वह पूर्णतः चंपू काव्य हो जाए। तो उनके भाषणों में क्या बदलाव करने से माननीय प्रधानमंत्री के भाषण चंपू काव्य हो जाएंगे? सर, कविता के लिए कार्यत्री प्रतिभा के साथ भावित्री प्रतिभा भी होनी चाहिए। किसी के द्वारा बताए गए या स्लोगन या जाहिर है कि उनके वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास अपने भाषण लिखने का समय नहीं है, उन्हें राष्ट्र चलाना है, तो भाषण तो अब भी उनके कोई और ही लिखता है, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? उनको चंपू काव्य के रूप में प्रेरित करें। हाँ, कि अपने भाषण में ये और बदलाव कर लीजिए तो आपका जो भाषण है वो पूर्णतः चंपू काव्य हो जाए। यदि उसमें रसपेशलता और अलंकार का प्रयोग करें तो चंपू काव्य की कोटि में आ सकता है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। इस वजह से वो तो खैर ठीक है, मतलब चूंकि आपका शोध कार्य है इसलिए मैंने पूछा। जाहिर है कि निसंदेह अगर रस और अलंकार साथ में हो और गद्य पद्य का अर्थवत्ता युक्त प्रयोग हो, मतलब गद्य के साथ पद्य का अर्थमान हो और पद्य के साथ अर्थमान। चलिए फिर जाते जाते बस वह रस बता दीजिए जो आपको माननीय प्रधानमंत्री के भाषणों में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। इस संदर्भ में मैंने नहीं सोचा कि रस के संदर्भ में तो सामान्य भाषण है, उसमें रस सामान्य, वो तो जनसभा को जब संबोधित करते हैं तो सामान्य भाषण तो नहीं है, वो तो बहुत प्रभावशाली भाषण देते हैं, तो उसमें कौन सा रस? प्रभावशाली भाषण है, लेकिन रस की जो मानक है परिभाषा उस पर सर नहीं है। नहीं, ठीक है ललित, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए बैठिए ललित, बताइए आपके अनुसार आपका इंटरव्यू किस दिशा में गया, कहाँ आपको लगता है कि आपने ठीक किया और किन एरियाज में लगता है कि सर यहाँ थोड़ा सुधार करना पड़ेगा? सर, अभी मैं कॉलेज में था तो मैं करंट के संदर्भ में बहुत कमज़ोर हूँ और इसी वजह से मैं थोड़ा सा डरा हूँ। सब्जेक्ट को तो मैं खींच खाच के अपने स्तर पे ले जाने का प्रयास कर लेता हूँ, लेकिन करंट में मुझे बड़ी समस्या है क्योंकि मैं पेपर भी नहीं पढ़ा 1-2 महीने से। पॉजिटिव बात यह है कि तैयारी का ये वाला अभाव लगभग सभी परीक्षा कैंडिडेट्स में इस बार है। कारण ये है कि टाइम स्लॉट इतना कम दिया गया है कि बहुत जिनके पास लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है केवल वही लोग तैयार स्थिति में हैं। अभी हम लोग काफ़ी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले चुके हैं और जो समझ आ रहा है वो ये कि इस पर तैयारी का अभाव सामान्य है। नहीं, मुझे ज़्यादा इस वजह से कि मैं तो पेपर भी नहीं पढ़ा हूँ सर। अभी जो 2-4 दिन में जितना देख सकते हैं उसको देख रहा हूँ, उसे देख लीजिए। लेकिन कुल मिलाकर आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। आपकी पर्सनालिटी में एक तरह की स्थिरता दिखाई दे रही है। आप पहले से एक नौकरी में हैं तो जो बेरोजगारी वाली हताशा होती है वो नहीं है, ठीक है ना। और रोजगार के कारण, एक अच्छी नौकरी के कारण जो आत्मविश्वास आता है वो भी सामान्यतः दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जो शुरुआती वाला हिस्सा है जिसकी आशंका है कि पूछा जा सकता है क्योंकि आपको कुछ समय हो हर जगह पूछा गया सर, हर बार। तो वो उसको देखिए, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ, बस गैप का या स्विच ओवर का सामान्यतः कोई सर्व स्वीकृत जस्टिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं ऐसे में आप सुनिश्चित कर सकते हैं केवल कि इस पर चर्चा न्यूनतम हो, ठीक है ना। तो आप हमेशा इसमें एलोबोरेशन में जाने से बचें। कोशिश करें कि अगर ये बातचीत होती है तो ये 1 मिनट में या 45 सेकंड में समाप्त हो जाए और आप आगे की तरफ चलें। इससे क्या होगा, लाभ तो इस मामले में कुछ हो ही नहीं सकता, हानि नहीं होगी, ठीक है ना।
तो आप इसमें लंबी चर्चा से को कट, आप तो शिक्षक हैं तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर आप उसको कम, आप मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जो जस्टिफिकेशंस हैं वो कोई गलत जस्टिफिकेशन, लेकिन द थिंग इज कि इसके कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं सकते, तो आप वो कितना उसको कर्टेल कर पाते हैं, कितना कंटेन कर पाते हैं, वही आपका उद्देश्य होना चाहिए। जो बाय एंड लार्ज ठीक है, थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं उस हिस्से को, ठीक है ना। बाकी चीज़ें उसके बारे में चिंतित मत होइए, मतलब वो चूँकि वो एक ऐसा सवाल है जिसका कोई बहुत अच्छा उत्तर है ही नहीं, तो फिर उसको पे ज़्यादा अनुसंधान करने का कोई लाभ नहीं है, जो मेरी समझ है। लेकिन सर इसी पे अगर लंबा चलेगा और आप उसको बार बार व्याख्या करेंगे तो जाहिर है कि उससे थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, पर आप सामान्यतः शुरुआत में क्या बता रहे हैं, बता सकते हैं सर मैं एक अच्छा शोधार्थी हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, किंतु इसकी मतलब ये है मेरी अपनी रुचि और मेरी जो महत्व या आकांक्षा है, उसके में सकारात्मक सहयोगात्मक माना जाना चाहिए, बाधा नहीं समझाना चाहिए। मैं अच्छा शिक्षक हूँ, शिक्षा के गुण, अपना अच्छा शोधार्थी हूँ, शोध के गुण, इनका इस्तेमाल नौकरशाही में जब मैं आऊँगा तो करूँगा या करने का प्रयास करूँगा। यद्यपि यदि नौकरी नहीं मिलती है तो जिस काम को मैं कर रहा हूँ उसमें मैं न केवल प्रसन्न हूँ बल्कि उसमें मैं संतुष्ट भी हूँ। ये दोनों एक दूसरे की टकराहट में चीज़ें नहीं है, ये एक दूसरे के क्रम में। बाकी तकनीकी तौर से आपने सही कहा कि आपको पे प्रोटेक्शन मिल ही जाएगा, तो वो धीरे धीरे आप जो अंतर अगर कुछ होगा भी तो वो धीरे धीरे पूरा हो जाएगा और इमीडिएट आर्थिक नुकसान नहीं होगा, ऐसा आप बता सकते हैं। बाकी चीज़ें, सिटिंग पोस्चर जनरली आपका ठीक है, वॉइस लेवल ठीक है, आई कांटेक्ट ठीक है, फ्लो ठीक है। हाथ आप बांध कर बैठते हैं जो कि अनौपचारिक दिखाई देता है, तो सामान्य सलाह क्या रहती है, हाथ को सीधे रख कर बैठेंगे और हैंड मूवमेंट को मिनिमम रखेंगे, ठीक है। केवल वो विद्यार्थी कभी कभी हाथ बांधने के लिए हम उनको सलाह देते हैं जिनका हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, आपके साथ शायद ऐसा नहीं है, तो उसी स्थिति में आप हाथ को सीधे रख सकते हैं। बाकी चीज़ें ठीक है। किसी किसी जगह पर कॉन्सेप्चुअल में भी कभी कभी लगता है कि शायद थोड़ी सी तैयारी, जैसे मार्क्सवाद, साम्यवाद, इन सब चीज़ों पर बात करते समय थोड़ा सा लग रहा था। लास्ट में जब आपको फुल टॉस बॉल दी गई थी तो उनका उद्देश्य ये था कि उसके बहाने आप और 2-4 पॉइंट लेने की कोशिश करें। जब आप, क्योंकि वो कोई गंभीर अध्ययन तो था नहीं, जब हम प्रधानमंत्री के भाषण पर 2 चीज़ें देखनी थी, एक तो शिष्टाचार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, वो आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। दूसरा, आप उसे ज़्यादा डक तो नहीं कर रहे हैं, आप उसे डक करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए रस तो आसानी से खोजा जा सकता है, कोई एक उदाहरण दे सकते थे कि सर उस जगह पर हमें ओज गुण दिखाई देता है तो भी रस है ही, तो एक आध जगह पर, बहुत ऐसा नहीं कि सामान्य तो कह सकते हैं वो गंभीर अध्ययन, लेकिन चूंकि पब्लिक सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़ते हैं इसलिए वो इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं। बात कर, ठीक है। बाकी चीज़ें जनरली आपकी बहुत अच्छी है। मुझे आपके पूरे इंटरव्यू में जो चिंताजनक क्षेत्र है वो सिर्फ उतना है जब आप, जैसा आपने कहा कि मान लीजिए NEP पे ही पूछा जा रहा है, तो वो तो एक उच्च शिक्षा में होने के नाते आपका मतलब एक सेंस में काम ही हो गया। हाँ, तो उस पर काम कर लूँगा। हाँ, उस पर उन एरियाज थोड़ा सा कर, हाँ, उन एरियाज़ को थोड़ा सा और बेहतर से देख लें, खासतौर से NEP और हायर एजुकेशन और NEP और उत्तर प्रदेश के बीच की रिलेशनशिप, इनको जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप बहुत अच्छा करें, आई एम श्योर यू विल डू वेल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।